हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और एक गुड न्यूज है। अर्ली 2020s में साइंटिस्टों के ग्रुप ने पहली बार मैटर को क्रिएट कर लिया है, वो भी पूरे के पूरे आउट ऑफ नथिंग। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, ये खबर बिल्कुल सच है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने वाकई में नथिंग में से समथिंग को क्रिएट कर लिया है। अब इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को आगे और भी ज्यादा डेवलप किया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 3D प्रिंटर ही इन्वेंट कर लिया जाए, जिसमें हमें कोई भी रॉ मटेरियल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग जस्ट नथिंग। आई मीन, जस्ट इमेजिन करो, बिना किसी रॉ मटेरियल के अपने आप पूरे के पूरे घर, बिल्डिंग्स, पूरे शहर बन के रेडी हो जा रहे हैं। वी कैन क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने फाइनली इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ निकाला है? ओके, नॉट रियली। वेल, सच कहूं तो ये लाइन बोलने में मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आज तक मैंने आपके लिए न जाने कितने वीडियोस बनाए और बहुत सारे वीडियोस में मैंने यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ रिपीट किया है कई बार, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, राइट? और ये डिस्कवरी तो यूनिवर्स के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के बिल्कुल खिलाफ जा रही है। बट होल्ड ऑन हियर अ बिट, डिड यू नो फिजिक्स की ऑलरेडी एक थियरी है जो कि इस लॉ को वैसे भी वायलेट करती है। हैव यू हर्ड अबाउट द बिग बैंग थियरी? यस, द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी कि यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी फ्रॉम अ बिग बैंग, जो हुआ था फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम नथिंग, राइट? पर अगर ये थियरी इतनी वाइडली एक्सेप्टेड है तो ऑब्वियसली साइंटिस्टों ने इसके पीछे काफी दिमाग तो लगाया ही होगा। और साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि बिग बैंग के टाइम पर सिर्फ मैटर ही नहीं बल्कि उसका ऑपोजिट यानी कि एंटी मैटर भी फॉर्म हुआ था। और जैसे कि आपको पता है, मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टर्निंग मैटर एंड एंटी मैटर इनटू व्हाट? यस, नथिंग। अब मैटर और एंटी मैटर तो खत्म हो गया, बट क्वेश्चन तो वही रह गया, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नथिंग? शायद सबसे पहले हम इस नथिंग को ही समझ ले तो हम यूनिवर्स के इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। सो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज नथिंग। अगर हम किसी स्पेस से सारे पार्टिकल्स और एनर्जी को निकाल भी दें तो भी वो 100% एम्प्टी नहीं कहलाया जाएगा। बेसिकली जिस चीज को हम एज अ वैक्यूम परसीव करते हैं, वो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि एक्चुअली में एम्प्टी नहीं होता, लेकिन उसमें छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स रैंडमली एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में क्रिएट हो रहे होते हैं और फिर डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इस चीज के बारे में मैंने अपने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा। इसे कहा जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्यों एग्जिस्ट करता है और क्या चीज इन फ्लक्चुएशंस को क्रिएट करती है? वेल फ्रेंड्स, इस चीज पर साइंटिस्टों के अभी तक रिसर्चेस जारी है, लेकिन क्वांटम फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करता है, इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ साइंटिस्टों के पास है, क्योंकि 1947 में ही मिल चुके थे हमें। बाय द वे, इन्हीं क्वांटम फ्लक्चुएशंस को यूज करके 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी थियरी ऑफ हॉकिंग रेडिएशन को प्रपोज भी किया था। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर ये वर्चुअल पार्टिकल्स एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर ही फॉर्म होते हैं तो उनमें से एक पार्टिकल को ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है और दूसरे पार्टिकल को बाहर फेंक देता है। और ऐसा करने की वजह से एक ऐसा वर्चुअल पार्टिकल जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, वो ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से अब एग्जिस्ट करता है। और ऐसा करने में एक ब्लैक होल को जितनी भी एनर्जी लगती है वो ब्लैक होल मास के रूप में वो गवा देता है। नहीं समझे? वेल, आइंस्टाइन का E = mc² वाला फेमस इक्वेशन, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और इसी के वजह से ब्लैक होल स्लोली इवेपोरेट होने लगता है। अब हॉकिंग की इस थियरी से ये प्रूव हुआ कि ब्लैक होल्स का भी कुछ टेम्परेचर होता है और वो एक तरह की हीट को रेडिएट करते हैं। इस टेम्परेचर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब फॉर्मूला वगैरह तो हमारे पास है, लेकिन हॉकिंग रेडिएशन का एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आज तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए, लेकिन थियोरेटिकली इसमें एक चीज जरूर गौर करने लायक है। देखो, इस फॉर्मूला में रिलेटिविटी, थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स को यूज किया गया, यानी आज इसी की मदद से साइंटिस्ट एक यूनिफाइड थियरी ऑफ एवरीथिंग के नजदीक पहुंच पाए। लेकिन अगर हमें खुद का मैटर या अर्थ पर बनाना हो तब क्या? अब पहली बात तो हमें कोई ब्लैक होल की जरूरत ही नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। देखो, ऑल यू नीड इज $4.75 बिलियन और एक बहुत बड़ी जमीन, जिसमें हमें एक 27 किलोमीटर लंबा ट्यूब बनाना पड़ेगा। ऊपर नहीं, लेकिन नीचे, जमीन से कुछ 100 मीटर नीचे। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली व्हाट यू नीड इज अ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। अब लकीली कॉन्सेल यूरोपियन पोलर रिसर्च न्यूक्लियर, व्हिच स्टैंड्स फॉर CERN बेसिकली, के साइंटिस्टों ने 2008 में ही इतना खर्चा करके स्विट्जरलैंड में एक LHC बना कर
रखा है। इसके वर्किंग के बारे में मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट लेट मी रिकैप। LHC के अंदर पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड करवाया जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और कोलिजन में रिलीज हुई एनर्जी दूसरे स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्रिएट करती है। इसी की वजह से तो 2012 में CERN के साइंटिस्टों ने एक ऐसे पार्टिकल को खोज निकाला था जो किसी भी मैटर को उसका मास प्रोवाइड करता है। इसको आप जानते होंगे हिग्स बोसॉन के नाम से या फिर द गॉड पार्टिकल के नाम से। और इसी टेक्निक की मदद से आज साइंटिस्ट का मेन एम है ग्रेविटॉन्स को डिस्कवर करना, एक ऐसा पार्टिकल जो यूनिवर्स में ग्रेविटी के फिनोमेनन को जनरेट करता है और जिसको क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी द स्टैंडर्ड मॉडल प्रेडिक्ट करती है, लेकिन आज तक हमें वो पार्टिकल दिखाई नहीं दिया है। अगर साइंटिस्टों को ये पार्टिकल मिल गया तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के बीच का एक इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक मिल जाएगा एंड वी मे फाइनली एंड सक्सेसफुली हैव द थियरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने का बस यही एक तरीका नहीं है, एक और तरीका भी है जिसमें इतना खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। दैट इज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। आई मीन अगर एक स्ट्रॉन्ग इनफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाए तो उसकी मदद से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर को आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। इस इफेक्ट को पहली बार प्रूव किया था अमेरिकन फिजिसिस्ट जूलियन सीमोर श्विंगर ने और इसीलिए इसे नाम दिया गया द श्विंगर इफेक्ट। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम थी। पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर को क्रिएट करने के लिए जितने हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है वो सिर्फ हाईली एनर्जेटिक एंड मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में ही पाई जाती है। उन्हें अर्थ के लैब्स में रिक्रिएट कर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन साइंटिस्टों ने इसका भी एक बड़ा इंजीनियस सा हल निकाला है। व्हाट इफ हम हमारे अर्थ के लैब्स को ही एक डिमेंशन से स्केल डाउन कर दे तो? एज इन अभी तक हमने एक 3D वर्ल्ड की बात की और कैसे इसमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इफ हम इस प्रोसेस को 2D में करने की कोशिश करें तो? वेल, इस आइडिया को यूज करके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट के ग्रुप ने 2D ग्राफीन शीट्स के ऊपर एक कंट्रोल्ड तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। अब आई एम प्रीटी श्योर आपने ग्राफीन शीट्स को पहले भी देखा होगा। नहीं देखा? वेल, जिन पेंसिल्स को यूज करके आप पेपर पर लिखते हो उसके अंदर जो लेड होता है वो होता है ग्रेफाइट और उसके अंदर के कार्बन को ही यूज करके एक पतली 2D शीट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं ग्राफीन। ये मटेरियल दिखने में भले ही नाजुक सा लगे बट इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स इन द वर्ल्ड। इतना कि इसी मटेरियल को यूज करके स्पेस एलिवेटर्स बनाने के प्लान्स तक बनाए जा रहे हैं। अब स्पेस एलिवेटर्स एक अलग ही कूल कॉन्सेप्ट है, ऐसी लिफ्ट जो आपको बिना किसी रॉकेट के स्पेस तक पहुंचा देगी। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जो आप सर्च कर सकते हो, गेट सेट फ्लाई साइंस स्पेस एलिवेटर टाइप करके इस वीडियो के बाद। मगर इसी ग्राफीन शीट के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके अर्ली 2022 में साइंटिस्टों की एक टीम को वैक्यूम से मैटर को जनरेट करने में कामयाबी मिली। उन्होंने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो बेसिकली सब एटॉमिक फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन के बराबर ही होते हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया और उनके रिजल्ट्स थियोरेटिकल कैलकुलेशन से भी पूरी तरीके से मैच करते हैं। जब टीम के रिसर्चर्स को इस अचीवमेंट के बारे में पूछा गया तब उन्होंने ये रिवील किया कि दरअसल ऐसा कुछ डिस्कवर करने का उनका कोई इरादा था ही नहीं। वो तो बस देखना चाहते थे कि ग्राफीन बेस्ड डिवाइसेस पर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा। उन्होंने तो ये सोचा था कि इतनी एनर्जी से डिवाइस ही पूरी तरीके से जल जाएगा, बट सरप्राइजिंगली दे फाउंड प्रूफ ऑफ द श्विंगर इफेक्ट। अब इस डिस्कवरी से 2 डायमेंशनल क्वांटम मटेरियल्स को और भी ज्यादा डेवलप करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर हम एक क्वांटम डिवाइस बनाना चाहते हैं तो क्वांटम स्केल में हो रहे इंटरैक्शंस को समझना जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू, क्वांटम मैकेनिक्स में इतने सारे पॉसिबल कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस होते हैं कि उन्हें कैटेगराइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट थैंकफुली रिचर्ड फाइनमैन, जो पर्सनली मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है, उन्होंने इस काम को बाकी साइंटिस्टों के लिए काफी आसान कर दिया है। उन्होंने कई सारे क्वांटम इंटरैक्शंस को क्लासिफाई करके डायग्राम्स बनाए जिन्हें आज फाइनमैन डायग्राम्स कहा जाता है। इन डायग्राम्स को समझना बहुत ही सिंपल है। देखो, इन डायग्राम्स को टाइम और स्पेस के एक्सिस में बनाया जाता है, जिसमें ये वाई एक्सिस है टाइम और एक्स एक्सिस है स्पेस। लॉजिक सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइंस रियल पार्टिकल्स को डिनोट करते हैं और वेवी लाइंस एनर्जी, जो कि इस केस में फोटॉन्स है, उसे डिनोट करते हैं। अब जैसे एनर्जी में से पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स को क्रिएट किया जाता है, वैसे ही उन दोनों को कंबाइन करके एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होकर एनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर वही एनर्जी वापस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और बस कुछ इसी तरह बाकी के इंटरैक्शंस को भी समझा जा सकता है। यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से एनर्जी क्रिएट हुई, फिर इस
एनर्जी से वापस कुछ समय के लिए एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर क्रिएट हुआ और फिर रिकंबाइन भी हो गया और फिर एंड में वापस एक बार इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट हो गया। इजी राइट? ये तो हुआ एक सिंपल डायग्राम। ऐसे कई सारे फाइनमैन डायग्राम्स है जो आगे चल के और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले जाते हैं। तो लेट मी क्लियर दैट किसी भी मैटर के एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज उस मैटर से कंप्लीटली ऑपोजिट होती है, इंक्लूडिंग वो टाइम के किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और यहां पर इसे इलेक्ट्रॉन की तरह ही डिनोट किया गया है बिकॉज बेसिकली अ पॉजिट्रॉन इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम। अब फ्रेंड्स, जब मैंने बिग बैंग से निकले मैटर और एंटी मैटर की बात की थी, तब क्या एंटी मैटर बिग बैंग सिंगुलैरिटी से बाहर नहीं लेकिन टाइम में बैकवर्ड्स फ्लो करके सिंगुलैरिटी के अंदर जा रहा था? एंड इफ यस, देन मे बी उसी के वजह से यूनिवर्स में मैटर रिलीज हुआ। आई पर्सनली डोंट नो, ये बस मेरा एक स्पेकुलेशन है, बट आप बताओ आपको इस आइडिया के बारे में क्या लगता है? इज एंटी मैटर रियली जस्ट नॉर्मल मैटर बट गोइंग बैक इन टाइम, या फिर मामला यहां पर कुछ और है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।